हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 ऊष्मा। इससे पहले कि हमने अध्याय 2 कंप्लीट कर चुका हूं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के शेष अध्याय को कंप्लीट कर सकते हैं। ये है SCERT बिहार बोर्ड क्लास 7th की साइंस की बुक की एनालिसिस चल रही है और आज हम अध्याय 3 पढ़ेंगे ऊष्मा और ऊष्मा के विषय में जानने की सारा कोशिश भी करेंगे, जो आसान शब्दों में आप यहाँ से अच्छी तरह से और क्लियरिटी यहाँ से समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। जो पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी ज़रूर बजाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम जाड़े में ऊन तथा रंगीन कपड़े पहनना पसंद करते हैं तथा गर्मी में सूती तथा हल्के रंग के कपड़े। ऐसा क्यों? ये कपड़े किस प्रकार हमारे शरीर को आराम पहुंचाते हैं, किस प्रकार गर्मी सर्दी से हमें बचाते हैं? क्या आपने जानने का प्रयास किया है कि विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उपयोग क्यों करते हैं? जाड़े के दिनों में धूप अच्छी लगती है और गर्मी के दिनों में छांव में रहना अच्छा लगता है। हम किस प्रकार किसी वस्तु की ठंडी अथवा गर्म होने का अनुभव करते हैं? हम किस प्रकार जान पाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इस प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। आइए, ये वस्तु है, ठंडा है अथवा गर्म? तो आइसक्रीम बताना है कि क्या होता है, ठंडा है या गर्म? चाय के कप में डाली गई चम्मच या पूरी तलने के समय तवे की डांट कैसा होता है? ये सब आप अनुभव करके बताएं और जानने की कोशिश करें कि ठंडा है या गर्म। उपयुक्त तालिका को और लंबी करने का प्रयास कीजिए और उन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित करें। सावधानी, अधिक गर्म वस्तु को न छुएं, आपकी उंगली अथवा त्वचा जल सकती है। आप ये भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। प्रायः हम छू करके पता लगाते हैं कि एक वस्तु दूसरों की अपेक्षा अधिक गर्म है, जबकि दूसरी वस्तु या दूसरी से अधिक ठंडी। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय हैं? आइए पता करें। चित्र में आप देख सकते हैं पानी के ताप का अनुभव किया जा रहा है। हम 3 बड़े कटोरे A, B और C लेंगे। कटोरा A में थोड़ा गर्म अर्थात गुनगुना पानी, B में सामान्य पानी या सामान्य पीने योग्य पानी तथा C में आधा गर्म तथा आधा पीने योग्य पानी मिला करके लीजिए। आप अपने दाहिने हाथ को गर्म पानी वाले कटोरे अर्थात A में डालिए, बाईं हाथ की उंगली को पीने योग्य ठंडे पानी वाले कटोरे B में डालिए और थोड़ी देर के बाद दोनों हाथों को एक साथ कटोरे C में डालिए। क्या दोनों हाथों का एक जैसा अनुभव हो रहा है? निश्चित रूप से नहीं। कटोरे C का पानी आपके दाहिने हाथ को ठंडी तथा बाईं हाथ को गर्म लग रही है। अतः कोई वस्तु कितनी गर्म है मात्र छू कर पता नहीं लगा सकते हैं। ताप मापना, आइए जानते हैं। तब हम किस प्रकार पता करें कि कोई वस्तु कितनी गर्म है? किसी वस्तु की गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति ताप मापी अथवा थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। अर्थात ताप को मापा किससे जाता है? ताप मापी या थर्मामीटर से नापते हैं। आप यहाँ से लिख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, जब घर में किसी को बुखार आता है तब आपने बुखार मापते देखा होगा। बुखार किस चीज़ से मापते हैं, किस प्रकार मापते हैं? हमारे शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। घरों में बुखार मापने के लिए थर्मामीटर रखे जाते हैं। ये डॉक्टरी थर्मामीटर हैं, इसका ध्यान पूर्वक देखें। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक समान व्यास की कांच की नली होती है और इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। गर्म होने पर बल्ब का पारा बारीक नली की ओर फैल जाता है। यह एक पतली चमकीली धारी के रूप में दिखाई देता है। यदि धारी ठीक से दिखाई नहीं देता हो तो थोड़ा घुमाने से दिखने लगेगी। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का
मापक्रम भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह स्केल सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, अर्थात फ़ारेनहाइट में 94 फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक ही माप सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें एक द्रव पदार्थ होता है जिसे हम वो पारा द्रव कहलाता है। आइए क्रियाकलाप 2 करते हैं। हम सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इनके 2 क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों के द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर होता है। इनके बीच 5 छोटी रेखाएं जो इसे 5 भागों में बांटती हैं। अतः एक छोटे भाग का भाग 1/5 डिग्री सेल्सियस से 0 मतलब कि 1/5 डिग्री को या तो हम 1/5 डिग्री लिख सकते हैं या हम इसका 1/5 से डिवाइड करने पर 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। उपयोग से पूर्व थर्मामीटर को साफ पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। धोने के बाद इसे पीछे से अच्छी तरह पकड़कर झटकिए। झटकने से पारा द्विभंग को पार कर नीचे बल्ब में चला जाता है। सुनिश्चित कीजिए कि 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। अब थर्मामीटर को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के बाद इसे निकाल करके चमकीली धारी स्केल पर जहां तक पहुंची है वह नोट कर लें। यह आपके शरीर का ताप है। इसे हमेशा मात्रक डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट के साथ लिखा जाना चाहिए। थर्मामीटर के उपयोग की आवश्यक सावधानियां क्या हैं? उपयोग करने से पूर्व अच्छी तरह से धो लीजिए। निश्चित कर लीजिए कि पारा 37 डिग्री सेल्सियस या 94 फ़ारेनहाइट से नीचे है। थर्मामीटर पढ़ते समय केस नली आँख के सामने हो। उपयोग करने के पूर्व में कठोर वस्तु से टकराने पर टूट सकती है। उपयोग करते समय बल्ब को मत पकड़िए। थर्मामीटर देखने का तरीका। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है तो ये 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बात किया जाए तो ये 98 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि अगर डिग्री में मानव शरीर का ताप जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। थर्मामीटर की सहायता से कम से कम 10 मित्रों के शरीर का ताप माप करके तालिका 3.2 में नोट कीजिए। क्या प्रत्येक बच्चे के शरीर का ताप 37 डिग्री या 98 फ़ारेनहाइट के बराबर है? किसी के शरीर का ताप अधिक या किसी का कम हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप कहते हैं वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप होता है। सावधानी। डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इससे किसी अन्य वस्तु का ताप मापने का प्रयास करने अथवा आग के समीप ले जाने से टूट सकता है। प्रयोगशाला तापमापी जानेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि अन्य वस्तुओं का ताप हमें किस थर्मामीटर से मापेंगे? विभिन्न वस्तुओं का ताप मापने के लिए विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर अथवा तापमापी का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में ताप मापने के काम में लाए जाने वाले तापमापी को हम प्रयोगशाला थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। आपने अपने अध्यापक से ये तापमापी दिखाने को कहिए। इस थर्मामीटर का न्यूनतम माप तथा अधिकतम माप को नोट कीजिए और इस थर्मामीटर का परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जिस प्रकार आपने डॉक्टरी थर्मामीटर के छोटे भाग का मान ज्ञात किया था उसी प्रकार इसके भी छोटे भाग का मान ज्ञात कीजिए। ठीक तक मापने के लिए आपको इसकी आवश्यकता होगी। आइए हम देखें कि प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। क्रियाकलाप में एक मग अथवा बीकर में थोड़ा पानी लीजिए। इसमें थर्मामीटर को इस प्रकार डुबोइए कि इसका बल्ब तो जल में डूब
डूबा रहे, परंतु दीवार या बर्तन की नली से न टकराए। जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए पारे के तल की गति को देखते रहिए। इसे तब तक डुबोए रखिए जब तक पारे का तल स्थिर न हो जाए। तापमापी थर्मामीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए और यह इस समय जल का ताप है। कक्षा के विभिन्न बच्चों के द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कोई भिन्नता है? यदि हाँ, तो संभव कारणों पर विचार कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी के उपयोग की क्या सावधानियां हैं? आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना। तापमापी का जो बल्ब है उस तरल अथवा जल से पूरी तरह से घिरा हो सके ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों को नहीं छूना चाहिए। तापमापी के बल्ब को गर्म जल में डुबोइए और पारे के तल के स्थिर को जानने तक प्रतीक्षा कीजिए। तल स्थिर हो जाने पर पाठ्यांक नोट कर लीजिए। तापमापी को जल से धीरे धीरे बाहर निकालिए और ध्यानपूर्वक देखते रहिए। आप देखेंगे कि तापमापी को जब जल से बाहर निकाल लेते हैं तो पारे को तल धीरे धीरे नीचे आने लगता है। इसका अर्थ है कि प्रयोगशाला तापमापी का पाठ्यांक तभी नोट किया जाना चाहिए जब वह उस वस्तु में रखा हुआ है। इसका ताप मापना है, जिसका ताप भी मापना होता है। याद रहे कि डॉक्टरी थर्मामीटर का पठन मुंह से बाहर निकाल कर देखते हैं, अर्थात स्मरण कीजिए कि डॉक्टरी थर्मामीटर का पठन मुंह से बाहर निकाल कर देखते हैं। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग शरीर का ताप मापने के लिए कर सकते हैं। स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग प्रयोजन के लिए उचित नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालने पर पारे का तल तुरंत नीचे क्यों नहीं चला जाता? डॉक्टरी थर्मामीटर में बल्ब के आगे ऊपर विभंग अर्थात किंक को देखिए। ये पारे को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। चिकित्सकों के द्वारा आजकल डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पठन अंकों में दिखाई देता है। इससे ताप जानना और भी आसान होता है। विभिन्न प्रयोगों या प्रयोजनों के लिए विभिन्न तापमापी का प्रयोग करते हैं। मौसम विभाग के द्वारा न्यूनतम तथा अधिकतम ताप मापने वाले तापमापी का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा का स्थानांतरण। जानते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। हमने अभी तक देखा कि कोई भी चीज़ें जितनी गर्म होंगी उसका ताप उतना ही अधिक होगा। अगर किसी गर्म चीज़ों को ठंडे चीज़ के पास सटा कर रखा जाए, जैसे गर्म दूध से भरे गिलास को ठंडे पानी से भरे कटोरे में रखा जाए, तब क्या होता है? आपने अपने घरों में तवे पर रोटी बनते देखी या बनते कढ़ाई में सब्जी बनते समय बर्तन को जलते चूल्हे के ऊपर गर्म होते देखा होगा। आपने सोचा होगा कि ये बर्तन किस प्रकार गर्म हो जाते हैं। चूल्हे से हटा देने के कुछ देर बाद ठंडे हो जाते हैं। क्यों? क्या चूल्हे की लौ से ऊष्मा पाकर के बर्तन गर्म हो जाता है? पुनः बर्तन से ऊष्मा वायुमंडल अथवा परिवेश की ओर कैसे स्थानांतरित हो जाती है? इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। कोई वस्तु अपेक्षाकृत ठंडी है या गर्म, ये हम उस वस्तु के ताप की तुलना से जान सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में जाती है। तो क्या समान ताप वाली दो वस्तुओं में ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी? ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, आइए इसकी खोज करें। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रियाकलाप 5। एल्युमिनियम अथवा लोहे जैसी किसी धातु की छड़ अथवा पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े समान दूरी पर चिपकाइए। छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच दबा कर रखिए और दूसरे सिरे को गर्म कीजिए तथा ध्यानपूर्वक देखिए।
मोम के टुकड़े का क्या होता है? क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? सबसे पहले कौन सा टुकड़ा गिरता है? वायु के क्षण में ऊष्मा का स्थानांतरण। आप यहाँ से ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। ऊष्मा लौ के निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, वो चालन कहलाता है। अर्थात ऊष्मा गर्म से ठंडे की ओर क्या होती है? वो प्रसारित होती है या चलती है। इसी को हम चालन कहते हैं। ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होना, ये वस्तु का या ये चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण प्रायः चालन प्रक्रम के द्वारा ही होता है। अर्थात ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान या वस्तुओं का स्थानांतरण चालन विधि के द्वारा ही होता है। क्या आप सभी वस्तुओं में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने देखा होगा कि खाना पकाने के बर्तन, प्रेशर कुकर, सस्पेन आदि में प्लास्टिक अथवा लकड़ी की हत्थी चढ़ी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़ करके बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? किसी छोटे बर्तन या शीशे, गिलास अथवा बीकर में गर्म पानी लेते हैं। कुछ वस्तुएं जैसे स्टील के चम्मच या स्केल डिवाइडर, पेंसिल, लोहे की छोटी चण, एल्युमिनियम का मोटा तार आदि के एक सिरे को गर्म पानी में डुबो करके कुछ देर के बाद दूसरे सिरे को छू करके देखिए। अपने प्रेक्षण को निम्न तालिका को में लिखिए। जैसे वस्तु है, वस्तु जिससे बनी है, क्या दूसरा सिरा गर्म हुआ, हाँ या ना? ये प्रयोग आप कर सकते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर के ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देते हैं, उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि। जो पदार्थ ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने से होकर आसानी से नहीं जाने देते हैं, वो ऊष्मा का कुचालक कहलाता है। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी। ऊष्मा के कुचालक को ऊष्मा रोधी भी कहा जाता है। जल तथा वायु जो होते हैं, जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? आइए इसका पता लगाएं। जल तथा वायु जो हैं, ये ऊष्मा के कुचालक हैं। तो इनका स्थानांतरण कैसे होता है, आइए हम इसका पता करते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझना है कि कुचालक क्या होते हैं। जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से नहीं होता है, वो कुचालक कहलाते हैं। और जिन वस्तुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हो जाता है, वो ऊष्मा का चालक कहलाता है। एक बीकर अथवा गोल पेंदी वाली फ्लास्क लीजिए, इसे जल से 2/3 भर दीजिए। इसे इस प्रकार रखने का प्रबंध कीजिए कि इसके नीचे एक मोमबत्ती जलाई जा सके। जब फ्लास्क का जल स्थिर हो जाए तो स्ट्रा की सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल फ्लास्क की पेंदी पर रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जला करके जल को गर्म कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक पर लिखिए और चित्र भी बनाइए। संवहन से ऊष्मा का स्थानांतरण। जब हम जल को गर्म करते हैं तो लौ के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है और इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल इसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर के ऊपर उठता तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक फ्लास्क का सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन विधि कहा जाता है। अर्थात वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, धुआं किस दिशा में जाता है। वायु भी जल की तरह सबसे पहले लौ के पास गर्म होकर के ऊपर उठती है।
वायु भी जल की तरह सबसे पहले लौ के पास गर्म होकर के ऊपर उठती है और आसपास की हवा फिर उस स्थान पर आ जाती है और यह संवहन की प्रक्रिया चलती रहती। अपने विचार की पुष्टि के लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं। एक मोमबत्ती जलाइए, उसके ऊपर एक शीशे की नली तिरछी लटकाइए जिसका दोनों सिरा खुला हो। अब मोमबत्ती की लौ को नली के लगभग बीच के हिस्से के नीचे रखिए। नली के दोनों सिरों के सामने अपना हाथ रखिए। अनुभव कीजिए कि ऊपर वाली खुले भाग से अधिक गर्म हवा निकलती है। ऐसा क्यों? वायु में ऊष्मा का संवहन के द्वारा स्थानांतरण। एक मोमबत्ती जलाएं। अपने एक हाथ को लौ के ऊपर तथा दूसरे हाथ को लौ की बगल में रखिए। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्मी का अनुभव करता है? वो ऐसा क्यों है? आइए जानेंगे सावधानियां कि मोमबत्ती से हाथ की दूरी बनाए रखें। मोमबत्ती से हाथ की दूरी बनाए रखिए जिससे कि जले नहीं। ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर की वायु संवहन के द्वारा गर्म होती है, इसलिए नली के ऊपरी सिरे के सामने वाला हाथ या मोमबत्ती की लौ के ऊपर वाला हाथ अधिक गर्मी का अनुभव करता है, जबकि लौ के अगल बगल की हवा गर्म हवा के ऊपर उठने पर स्थान लेती है। वो संवहन के द्वारा गर्म नहीं होती, इसीलिए नली के नीचे सिरे के सामने वाले हाथ या मोमबत्ती की लौ के बगल वाले हाथ को अधिक गर्मी का अनुभव नहीं होता है। अब थल समीर और समुद्री समीर, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। जैसे तटीय क्षेत्रों, जैसे समुद्र के किनारे का जो क्षेत्र होता है वो तटीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो तटीय क्षेत्रों के लोग प्रतिदिन एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल अर्थात धरती जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है, तो स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी हवा स्थल की ओर बहती है, अतः शाम को समुद्र की ओर से जोर की हवाएं चलती हैं। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म हवा ऊपर से समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली हवा को समुद्री समीर कहते हैं। समुद्री समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं और रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता, इसीलिए सुबह तक स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती हैं। ये थल समीर कहलाता है। ये दोनों प्रकार के समीर का कारण संवहन ही है। जब जाड़े के दिनों में धूप में बैठना पसंद करते हैं, क्यों? सूर्य से हम एक ऊष्मा किस प्रकार पहुंचती है? सूर्य से हम तक ऊष्मा किस प्रकार पहुंचती है? यह चालन अथवा संवहन के द्वारा नहीं होता, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों से ऊष्मा प्राप्त करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या सूर्य और पृथ्वी के बीच कोई माध्यम है? अधिकांश भाग निर्वात है। वायु ऊष्मारोधी है, अतः सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा आने का एक अन्य प्रक्रम विकिरण है। विकिरण के द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम हो या ना हो, विकिरण के द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए अंगीठी, हीटर, चूल्हे के पास यदि हम बैठते हैं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ये ऊष्मा हमें विकिरण के द्वारा मिलती है। चूल्हे की लौ से हटाने के बाद कोई गर्म बर्तन ठंडा होने के क्रम में अपने प्रवेश में विकिरण के द्वारा ऊष्मा हस्तांतरित कर देता है। सभी गर्म वस्तुएं विकिरण के द्वारा ऊष्मा छोड़ती और विकिरित करते हैं। यह विकिरण प्रकाश के किरणों के रूप में होता है जिन्हें हम देख नहीं सकते। यह विकिरण जब किसी वस्तु से टकराती है तो कुछ भाग वस्तु के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग परावर्तित हो जाता है तथा कुछ भाग पार हो जाता है। खिड़की में लगा कांच इसका उदाहरण है। किसी कांच लगी खिड़की के पास अपना हाथ रखिए जिससे होकर के धूप अंदर आती है।
क्या आप गर्मी का अनुभव करते हैं? ये ऊष्मा कांच को पार कर आपके हाथ को गर्मी दे रही है। ऊष्मा के अवशोषण के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है और विकृत ऊष्मा के अवशोषण के लिए आवश्यक है कि अवशोषित करने वाली वस्तु निम्न ताप पर हो। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्र, आप जानते हैं कि हम गर्मियों में सूती और हल्के रंगों के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं और जाड़ों में ऊनी तथा गहरे रंग के वस्त्र क्यों? आइए इसका पता लगाएं। धूप में बाहर निकलते समय आपको छाता लगाने का परामर्श क्यों दिया जाता है? सोचिए। क्रियाकलाप 9 करना है। टीन के एक जैसे 2 डिब्बे लीजिए। इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काले रंग से और दूसरे डिब्बे को बाहरी पृष्ठ को उजले अथवा सफ़ेद रंग से रंग दीजिए। दोनों डिब्बों में समान मात्रा में जल भर करके दोपहर के समय 1 घंटा तक धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल का ताप मापिए। क्या आप दोनों डिब्बों के जल के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे का जल अधिक गर्म और जल को छू करके भी आप उनका अनुभव कर सकते हैं। पूर्व के क्रियाकलाप में उपयोग में लाए गए डिब्बे को खाली कीजिए। पुनः दोनों में समान मात्रा में समान ताप का जल भरिए। दोनों डिब्बों को छाया में घर के अंदर 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने दीजिए और दोनों का ताप मापिए या छू करके भी अनुभव कर सकते हैं। दोनों का जल समान रूप में ठंडा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? इन क्रियाकलापों से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह क्यों प्रतीत होता है। गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसीलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। सफ़ेद तथा हल्के रंग के वस्त्र अधिकांश ऊष्मीय विकिरण को परावर्तित कर देते, इसीलिए गर्मियों में सफ़ेद तथा हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण अथवा गर्म रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है और इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच वायु रहती है जो हमारे शरीर से ऊष्मा को प्रवेश में विकृत होने से रोकती है। अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। अधिक सर्दी में हम एक मोटे कंबल की जगह 2 अपेक्षाकृत पतले कंबल को एक के ऊपर दूसरे को डालकर ओढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि दोनों कंबलों के बीच वायु की परत होती है। और यहाँ पे हमने क्या सीखा, इसको भी पढ़ेंगे कि हम छूकर किसी वस्तु के तापमान की पक्की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तापमान जानने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा का हस्तांतरण गर्म से ठंड वस्तु की ओर होता है। मानव शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है और वस्तुओं का तापमान प्रयोगशाला थर्मामीटर से मापते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा होता है। इसी के साथ यह हमारा अध्याय भी कंप्लीट होता है। तो अब हम मिलेंगे किसी नए अध्याय में। यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं। बर्फ़ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो कैसे, किस विधि के द्वारा गर्म अथवा ठंड होगा? बर्फ़ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चालन के कारण गर्म हो जाएगा। चालन के कारण दूसरा सिरा ठंडा हो जाएगा और सुचालक होने के कारण ठंडा हो जाएगा। तो कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बर्फ़ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो इसी के साथ ये अभ्यास खत्म होता है। तो अब हम मिलेंगे किसी एक नए अध्याय में। तब तक आप पढ़ते रहें और मस्त रहें। नमस्कार।